हेलो फ्रेंड्स, ये आप लोगों के लिए प्राचीन भारत के इतिहास का एक नोट्स बनाया गया है और मैंने करीब करीब 20 से 25 वेबसाइट से कॉपी पेस्ट किया है इसको, जो सिलेक्टेड है, जो काम का है आपके। अब इसमें जो पहला है वो है सिंधु घाटी सभ्यता, आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इसमें क्या पढ़ना है? देखो, इसमें सबसे जो पढ़ने लायक है, इंपॉर्टेंट है, बाकी तो जो भी इसमें डाला है मैंने इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो आप लोग को ये पढ़ना चाहिए। हड़प्पा जो है, हड़प्पा का की खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। और सबसे पहले इसी को खोजा गया था, हड़प्पा को। अभी अभी वर्तमान में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों पाकिस्तान में हैं। ठीक, ये दो इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा याद रखना। हड़प्पा जो है ना, ये सिंधु नदी के तट पे है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिखा नहीं है, देख लेना अगर लिखा नहीं है शायद। ठीक है, तो हड़प्पा जो है, करेक्ट करना, सिंधु नहीं, रावी रावी नदी किनारे है। ठीक है, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। करेक्ट करना इसको, ये जो है रावी नदी किनारे, यहाँ लिखा हुआ है रावी नदी किनारे है। मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के तट पे है, ये सब लिखा हुआ है, देख लेना, ये सब इंपॉर्टेंट है। चंदहुदड़ो ये भी सिंधु नदी के तट पर है। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़े हैं तो फिर आप लोग देख सकते हो, ये कालीबंगन को देख लेना और लोथल को देख लेना, बाकी बनावली को देख लेना, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। धौलावीरा भी देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। खोजकर्ता भी याद कर लेना। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो ये एक नगरीय सभ्यता है, याद रखना। ग्रामीण सभ्यता नहीं है, नगरीय है। इसमें नगर, ये नगर थे, गांव नहीं थे। यहाँ पर बड़े बड़े स्नानाघर है, स्नानागार है, और अन्नागार है। अन्न मतलब जहां अन्न रखते थे। दुर्ग है, दुर्ग मतलब महल वहल है, किले हैं। ठीक, यहाँ कृषि भी होता था और पशुपालन दोनों होता था, इसको याद रखना। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार रीड कर लेना, अन्य फैक्ट्स है ये मिल जाएगा आपको यहाँ पर लिखा हुआ पूरा। फिर वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता में ना 4 वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये चारों वेद का नाम एक बार देख लेना। ओके, चारों वेद का, ये जो ऋग्वेद है ना, सबसे प्राचीन वेद है। अगर एग्जाम में पूछे कि सबसे जो प्राचीन वेद है वो कौन है, तो ऋग्वेद है, इसको याद रख लेना। और ये जो वैदिक सभ्यता को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है, एक को बोलते हैं हम लोग पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल सब लिखा हुआ है नोट्स में, आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखो, पूर्व वैदिक काल है, इसको ऋग वैदिक काल भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? ऋग वैदिक काल भी बोलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है, मिल जाएगा आपको, हर चीज मिल जाएगा। मैंने हर चीज सेलेक्टेड डाला है, थोड़ा मेहनत मेरे को लगा करने में, लेकिन मैंने कल रात को बैठा और रात को 4 घंटे कम से कम वर्क किया इसमें, और अभी सुबह उठ के कुछ वर्क किया, तो ये कंप्लीट हो गया। एकदम सेलेक्टेड को डाला है मैंने, एकदम सेलेक्टेड है। ओके, फिर कहाँ गया? हाँ, अब इसमें दो पार्ट है, एक को बोलते हैं ऋग्वैदिक और दूसरे को बोलते हैं उत्तर वैदिक। ठीक, अब जो ऋग्वैदिक है ना एरा में, ऋग्वैदिक एरा में, ये वाले एरा में, इसमें ना ऋग्वैदिक की रचना हुई। और उत्तर वैदिक काल में जो बचे 3 वेद हैं, कौन कौन से 3 वेद बच गए? सामवेद, ये सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, इनकी रचना इस एरा में हुई है। ठीक है, तो इसको देखे रहना, बस थोड़ा इंपॉर्टेंट यही है। अब आप लोग देखोगे इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो जरा, ये थोड़ा बड़ा हो जाता तो अच्छा रहता। एक सेकेंड, चलो ऐसा ही देख लो, ये बड़ा तो हो नहीं रहा, ऐसे ही देख लो। देखो यहाँ पर एक चीज समझना, ये ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। इसमें ना, इसके कुछ मंडल है, इसमें देखोगे कुल 10 मंडल है, 10 मंडल में ये डिवीजन है। इसी में ही आपको, इसी वेद में आपको गायत्री मंत्र मिलेगा। ठीक, साम वेद में संगीत, स से सा संगीत, स से साम, ऐसे याद रख लेना। यजुर्वेद में युद्ध है, य से युद्ध, य से यजुर्वेद, ऐसे ट्रिक बना के याद कर लेना। जो अथर्ववेद है ना, ये तंत्र मंत्र, रोग निवारण, जादू टोना से संबंधित है। और अथर्ववेद से ही आयुर्वेद का जन्म भी हुआ है, ये भी याद रखे रहना। ओके, ये सब चीज याद रखे रहना। बाकी इसको तो एक बार देख लेना, यही सब एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनने वाला। फिर आगे चलते हैं। ऋग्वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह है। अब वो विवाह एग्जाम में तो नहीं आया करके मैंने उसका लिस्ट नहीं दिया है। और 16 प्रकार के संस्कार है, तो 16 प्रकार के संस्कार एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए उसका लिस्ट आपको आगे मिल जाएगा। अब आप देखोगे ऋग्वैदिक काल में दो जो इंपॉर्टेंट निकाय थे, बॉडीज है, एक सभा है, एक समिति है, इसके अलावा एक विदत भी है, वो भी आगे लिखा हुआ है, विदत। ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट सभा है। और इनमें सबसे जो प्राचीन है, बोला जाए कि सभा, समिति और विदत में सबसे प्राचीन जो संस्था है वो कौन सा है? विदत है, ये याद रखना, सबसे प्राचीन संस्था है ये। सबसे क्या है? प्राचीन संस्था है, ये एग्जाम में बनता है, विदत। और ये तीनों जो संस्था है,
सभा, समिति और विदत, ये तीनों कौन से काल की है? तो ऋग्वैदिक काल की है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में ये सब खत्म हो जाएगा या इनका महत्व कम हो जाएगा। ठीक है, सो ये ऋग्वेद आ गया। अभी देख लेना, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, मैंने बता ही दिया था आपको, लिखा भी हुआ है। ठीक है, देखो मैंने वो ही चीज कॉपी पेस्ट मारा है जो काम के है। वैसे अगर मैं किसी वेब पेज की बात करूँ, उस वेब पेज में इतने नोट्स थे, इतने सारे नोट्स थे, अगर सबको डाल देता तो हो सकता है कि ये जो पीडीएफ है ये 25-30 पेज का है, वो बढ़ के हो जाता 100-150 पेज हो जाता। तो मैंने एकदम सेलेक्टेड डाला है जो व्यापम पूछता है या जो वन डे एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसको देख लेना, यहाँ पर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है। इस वेद के संकलन करता जो है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को जाना जाता है। इन्होंने वेद को क्या किया? संकलन किया। अब मैंने बताया आपको इस वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है बस। अब उस 10 मंडल में 4 मंडल इंपॉर्टेंट है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी, ये आप देख लेना। 9वां मंडल जो है सोम देवता को समर्पित है। ठीक, बस यही दो इंपॉर्टेंट है। 7वां और 10वां देख लेना अगर मन किया तो। फिर उसके बाद जो अगला वेद है वो है सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्व। सामवेद में संगीत, यजुर्वेद में युद्ध और अथर्ववेद में जादू टोना। और सबसे अंतिम वेद भी यही है, अथर्ववेद। ठीक है, अब अगर आप देखोगे ऋग्वेद को जो पढ़ते हैं या गाते हैं उनको होत्री बोलते हैं। सामवेद को पढ़ने वाले को उद्गाता, यजुर्वेद को अधर्यु, अथर्ववेद को ब्रह्मा। ठीक है, ये भी एक बार देख लेना। इतना डीप तो नहीं पूछेगा लेकिन एक बार देख लेना, इसको थोड़ा सा याद कर लेना। जैसे देखो, इसको मैं ऐसे ट्रिक बनाया था अपने टाइम में। देख, सामवेद में क्या है? संगीत है, तो संगीत है तो गाता, गाता दिख रहा है यहाँ पर, संगीत को गाया जाता है, ऐसा देख लेना। युद्ध, युद्ध, यजुर्वेद में युद्ध है, युद्ध में क्या होगा? आयु कम हो जाएगा। देखो थोड़ा पर देखोगे तो आ और यू मिलके क्या बन जाएगा? आयु, तो आयु कम हो जाएगा। ऐसे करके थोड़ा ट्रिक लगा लेना। ठीक है, और ये उसके उनके उपवेद भी है। यजुर्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, सामवेद का गंधर्ववेद है, यजुर्वेद का धनुर्वेद है, अथर्ववेद का शिल्पवेद है। ये उपवेद इंपॉर्टेंट है। अब इसको कैसे तो ट्रिक बना लेना। देखो इसका भी ट्रिक बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा तुम लोग को। जैसे देखो, ये गंधर्व का मतलब क्या होता है? लव मैरिज से रिलेटेड है। ठीक है, गंधर्व, गंधर्व विवाह, अगर एग्जाम में आया गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह, जो विवाह के 8 प्रकार है ना, उसमें एक प्रकार है गंधर्व विवाह। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लव मैरिज। ठीक है, लव मैरिज। तो देखो, अगर इंसान को प्यार हो जाता है, लव करता है, तो वो क्या करता है? गाना गाता है। और गाना कहाँ है? सामवेद में, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, यजुर्वेद, यजुर्वेद में युद्ध करने गया तो युद्ध जीतेगा तो क्या मिलेगा? धन मिलेगा, धनुर्वेद। समझ रहे हो इस चीज को? ओके, इस तरह से थोड़ा दिमाग लगा देना। अथर्ववेद में ना शिल्प के बारे में बात किया गया है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर, ऊपर देखें यहाँ पर, तो इसमें मृत्यु, वशीकरण, जादू टोना, इस सब के बारे में बात किया गया है। तो इन सब से आप क्या बना लोगे? शिल्प बना लोगे। ऐसे थोड़ा ट्रिक करके याद कर लेना, रिलेट कर लो, रिलेट कर लेना बस थोड़ा सा, 2 दिन की बात है। ठीक, चलो आगे बढ़े। ये इसके हो गए उपवेद, जहां तक रिलेट कर सकते हो कर लेना। फिर अब ये पूर्व वैदिक काल के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको डाल दिया गया है। जो 16 संस्कार मैं बोल रहा था ना, ये 16 संस्कार है। गर्भधारण, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्कर्मण, ये सब देख लेना। याद तो होगा नहीं मुझे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा देख लेना। एग्जाम में नहीं आएगा, आपके एग्जाम में तो नहीं आना चाहिए, इतना टफ नहीं आना चाहिए। ठीक है, लेकिन कभी कभी पूछ भी देता है। जनरली ये पीएससी वगैरह में पूछता है, पीएससी सीजीपीएससी में ना अरेंज कर देता है इसको ना, क्रम से जमा दो बोलता है। एक्चुअली क्रम में होता है, गर्भाधान, फिर पुंसवन, सीमांतोन्नयन, ये सब ना क्रम से हुआ है। बच्चे के जन्म से पहले से लेकर मृत्यु तक होता है। अंतिम संस्कार जो है अंत्योष्टि है, जो मृत्यु के बाद होता है, ये वाला अंत्योष्टि, ये वाला, ये जो अंत्योष्टि ना, ये मृत्यु के बाद होता है। आगे देखो, पूर्व वैदिक काल में ना अर्थव्यवस्था का आधार पशुपालन था, याद रखना। ये जो पूर्व वैदिक काल है उसका आधार क्या था? इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है उसका आधार पशुपालन था। कृषि उतना अच्छे से नहीं करते थे, इन लोग कबीले में रहते थे। ठीक है, कबीले में घूम घूम के रहते थे, कबीले में। फिर जो उत्तर वैदिक काल आएगा ना, यहाँ पर वो स्थायी जीवन पाएंगे, मतलब यहाँ पर स्थायी रूप से रहना चालू करेंगे, स्थायी रूप से रहेंगे, खेती करेंगे। ठीक है, ये इस तरह से है। इसी काल में लोहे का खोज होगा, लोहे का खोज होगा तो कृषि उपकरण बनेंगे, कृषि उपकरण बनेंगे तो स्थायी, उनके जीवन में स्थायित्व आएगा। ठीक है, एक बार थोड़ा देख लेना, ऊपर से रीड मार लेना। अब कुछ ना फेमस जो रिवर है उनके ना प्राचीन नाम के, जैसे वितस्ता जो रिवर है उसको आज झेलम बोलते हैं, परुशरी रिवर को रवि बोलते हैं,
शतुद्री रिवर को सतलज नदी बोलते हैं, अस्कनी को चेनाब बोलते हैं, सदाधीरा को गंडक बोलते हैं। बाकी नहीं करोगे चलेगा, ये दो ऊपर के 3-4 कर लेना। ठीक, सिंधु को आज इंडस बोलते हैं। ठीक है, तो देखो इसको ऐसे थोड़ा ट्रिक से जमा लेना। जैसे देखो यहाँ पर दिख रहा है तुमको, इसको अरेंज करोगे तो एक सेकेंड ये देखो, इसको इस तरह से अरेंज कर लेना। जैसे ही देखो ये तुमको दिख रहा है परुष्णी, तो रावी जो है पुरुष है, तो परुष्णी ऐसे ट्रिक कर लेना उसको। ठीक है, स से शतुद्री, स से सतलज। ओके, इस तरह से कर लेना। अस्कट, अ से अस्कनी, अ से अस्कट होता है ना, तो चिनाब, चाप चाप के क्या कर दिया, अस्कट कर दिया। इस तरह से इसको करेक्ट कर लेना आप लोग। ठीक है, 4 ऑप्शन आएंगे तो इससे एलिमिनेट करते बनेंगे। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया कि रावी जो रिवर है, रावी जो नदी है, उसका पुराने टाइम में या प्राचीन टाइम में क्या नाम था, तो 4 ऑप्शन रहे। मान लो वितस्ता है, ऑप्शन बी परुष्णी है, ऑप्शन सी शतुद्री है, ऑप्शन डी अस्कनी है। अब आपको एग्जाम में थोड़ा याद आएगा कि रावी जो पुरुष है, तो पुरुष टाइप का नाम होगा, तो ऐसे आप एलिमिनेट करके एक बार में टिक लगा लोगे। ठीक है, तो थोड़ा इसको ट्रिक से देखे रहना। बाकी समय तो कम है और मेरी ट्रेनिंग भी चल रही थी, इस वजह से मैं ज़्यादा इस साल काम नहीं कर पाया। चलो, बार बार पूछे जाने वाले कुछ प्रश्न हैं और उनके उत्तर आप देख लेना इसको। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया है वेदों की कितनी संख्या है, तो 4 वेद होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो आएंगे यहाँ पर मैंने डाल दिया है। ठीक है, इसको देख भी लेना आप लोग। फिर मगध आता है। ये मगध सबसे इंपॉर्टेंट है। मगध में ना कुछ प्रमुख ये शासक हुए, जैसे शासक नहीं, वंश हुए। बृहद्रथ वंश हुए, हर्यक वंश हुआ, शिशुनाग वंश हो गया, नंद हुआ। जैसे मौर्य बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका इतना ज्यादा नोट्स है ना कि मौर्य वंश के ऊपर एक अलग से चैप्टर है। उस चैप्टर में करीब करीब 10 से 15 पेज दिए हुए थे, तो मैंने थोड़ा सेलेक्टेड डाला है इसमें। ठीक है, सो मौर्य वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो है हर्यक वंश। और हर्यक वंश में भी कौन शासक हुए, बिंबिसार। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है बिंबिसार। चलो इसको भी फट से एक बार देख लो। जो फर्स्ट वंश है वो है बृहद्रथ वंश, जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पढ़ना है। आपको ये याद रखना है कि जो सेकंड नंबर का है वही वास्तविक संस्थापक है, प्रथम और वास्तविक संस्थापक। ठीक, इसमें जो फेमस जो रूलर हुए या शासक हुए वो है बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। इनके बारे में थोड़े इंफॉर्मेशन मैंने डाले हैं, उसको उधर पढ़ लेना। फिर उसके बाद शिशुनाग वंश हुआ। इसमें जो फेमस जो शासक है वो है शिशुनाग। ओके, फिर कालाशोक हुआ। एक चीज में देख लेना, इनकी जो कैपिटल थी, राजधानी थी, जो बिंबासार की जो कैपिटल थी, वो कैपिटल या राजधानी उसका था राजगृह। ठीक, और अजातशत्रु ने क्या करता है, नहीं, इसकी भी राजधानी यही रहेगी, राजगृह। लेकिन जो उदयन है, उदयन राजधानी चेंज करके क्या कर लेता है, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाता है। पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है, पटना, जो बिहार में है। ठीक है, तो पटना या पाटलिपुत्र, ये कौन सी 2 नदी के संगम पे है, तो याद रखना गंगा और एक नदी है, नाम मैं भूल रहा हूं, एक सेकेंड, सोन नदी। वही सोन नदी जो अमरकंटक से निकली है। ठीक है, इन दोनों के संगम पे ये पाटलिपुत्र बसा हुआ है, पाटलिपुत्र, जिसको आज वर्तमान में पटना बोलते हैं। ओके, चलिए फटाक से इसको आगे बढ़े। अब देखोगे आगे आप लोग, तो शिशुनाग वंश का जो अगला शासक हुआ, फाउंडर है ये शिशुनाग। इसने ना अपनी राजधानी चेंज की और वैशाली को अपना राजधानी बनाया। ठीक है, वैशाली को। फिर इसके बाद जो अगला शासक हुआ कालाशोक, इसने वैशाली से पुनः राजधानी परिवर्तन कर क्या बना दिया, पाटलिपुत्र या पटना को। और उसके बाद पूरे मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रहेगी। फिर अगला शासक हुए नंदवंश, उसमें प्रथम शासक थे महापद्मानंद। उसके बाद जो अगले शासक हुए वो है घनानंद। ये रहा घनानंद। घनानंद इस वंश का अंतिम शासक था। इसी घनानंद को ना हराएगा कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, और हरा के एक नया साम्राज्य की स्थापना करेगा, मौर्य साम्राज्य। और ये जो मौर्य साम्राज्य का नोट्स है ना, इतना ज्यादा है कि इसे 1-2 पेज में नहीं समेटा जा सकता। तो मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है उसको डाला है। इसमें 3 प्रमुख शासक हुए, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका। ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट चीज है, इसको देख लेना, एक बार पढ़ लेना। जैसा भी टीचर्स एग्जाम हुआ था 10 तारीख को, उसमें क्वेश्चन आया था कि याद नहीं आ रहा मेरे को, लेकिन इसी से रिलेटेड क्वेश्चन। हाँ, मेगास्थनीज जो है ना, ये किसके दरबार में था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। डायमेकस बिंदुसार के दरबार में था। डायनोसियस अशोक के दरबार में था।
ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन आया था कि इंडिका जो है किसकी रचना है। इंडिका जो है एक बुक है जिसको लिखा है मेगास्थनीज ने। अर्थशास्त्र बहुत फेमस है, अर्थशास्त्र एक फेमस बुक है जिसको लिखा है कौटिल्य, या इन्हीं का नाम क्या था, चाणक्य। चाणक्य, ओके। ये सब लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, पूरा हर चीज मैंने लिख दिया है, ठीक है। मुद्रा राक्षस भी एक बुक है, इसको लिखा है विशाख दत्त ने। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, इसको थोड़ा सुधार लेना। विशाख दत्त है ये, क्या है ये, विशाख दत्त। यहाँ पर स्पेस आ गया बस, और कुछ नहीं, ठीक है। अब आप लोग इसको देखोगे तो इसमें कुछ फैक्ट्स और भी मिलेंगे, जैसे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने डाला है। उस चंद्रगुप्त का बेटा था बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा था अशोका। अब देखोगे जो चंद्रगुप्त है ना, ये जैन धर्म, मतलब जैनी था। बिंदुसार जो है वो आजीवक धर्म का था, ये एग्जाम में आया हुआ है। अशोका जो है वो बौद्ध धर्म का है, बुद्धिस्ट था मतलब, ठीक है। देखो कैसे, पिताजी जैन थे, बेटा आजीवक है, और जो अशोक है वो बुद्ध था। तो धर्म कैसे इन लोग परिवर्तन किए। अब देखो अशोक के ना एक वृहद शिलालेख है, 14 है इनकी संख्या में, 14। इसमें इंपॉर्टेंट है 13वां, जो कलिंग युद्ध से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट याद रखे रहना। चौथा जो है यहाँ पर ना धर्म धम्म की घोषणा किया था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे पढ़ना तो पूरा चाहिए, लेकिन ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जैन धर्म के बारे में मैंने कुछ फैक्ट्स डाले हैं, ठीक है, इसको एक बार देख लेना। इसमें महावीर स्वामी को आपको पढ़ना है, जो कि 24वें तीर्थंकर है, 24वें इनके गुरु थे। तीर्थंकर मतलब गुरु। इसके जो फर्स्ट गुरु थे उनका नाम था आदिनाथ, यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। जिन्होंने जैन धर्म को स्थापना की थी। ये ऋषभ देव बोलते हैं, इन्हीं को आदि देव भी बोलते हैं, ठीक है। ये देख आदिनाथ बोलते हैं। 23वें जो थे वो पार्श्वनाथ है, और 24वें अंतिम जो थे वो है महावीर स्वामी। उनके बचपन का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, माता का नाम, पत्नी कौन है, पुत्री कौन है, गृहता कब क्या, मृत्यु कब होगी, ये सब क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसको टेबल में डाल दिया मैंने। फिर उस पर बौद्ध धर्म आया। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध है। उससे जो फैक्ट है क्वेश्चन बनेगा वो मैंने डाल दिया है, ठीक है। पीडीएफ देख लेना, टेलीग्राम में मिल जाएगा आपको, ठीक है। और भी कुछ कुछ फैक्ट्स है, देख लेना। फिर बौद्ध संगीतिया, मतलब बौद्ध की जो प्रमुख मीटिंग हुए, 4 मीटिंग हुए थे, वो भी डाल दिया मैंने। फिर गुप्त एरा है, गुप्त एरा से भी क्वेश्चन आ सकता है। गुप्त एरा में ये जो हाईलाइटेड है ना रेड वाले, इनको जरूर पढ़ लेना। समुद्रगुप्त की अभिलेख कौन कौन सा है, चंद्रगुप्त का कौन सा अभिलेख है, कुमारगुप्त का कौन अभिलेख है, ठीक है। इसको एक बार देख लेना। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस प्रकार हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। बाकी बनाया तो है, और हो सकता है कुछ छूटा भी हो, वो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, लेकिन इसको जरूर कर लेना। इतना कर लोगे तो थोड़ा सा काम बन जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए फिर, मैं हो सकता है इसके बाद ज्योग्राफी भी डाल दूं कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक।